नमस्कार मित्रों, आज स्त्री दर्पण प्रेमचंद जयंती मना रहा है और इसी अवसर पर आज मुझे भी आलेख पाठ करने का मौका मिला है। मेरे आलेख का शीर्षक है प्रेमचंद के उपन्यासों में स्त्री स्वर। यदि हम यह कहें कि प्रेमचंद का युग नारी आंदोलन का युग रहा तो कुछ गलत नहीं होगा। प्रेमचंद के समय कई अमानुषिक कुरीतियां समाज में व्याप्त थीं। स्त्रियां उन कुरीतियों की भुक्तभोगी थीं। बेशक अनेक प्रकार के कानून समाज में उनके समय में विद्यमान थे, जैसे सती प्रथा, उससे संबंधित निषेधक कानून विद्यमान था, बाल विवाह कानून, विधवा विवाह सुधारक कार्य, स्त्री की शिक्षा के प्रति समाज का ध्यान आदि आदि। परंतु फिर भी स्त्री की दशा में कोई विशेष उत्थान समाज में देखा नहीं जा रहा था। यही कारण रहा कि प्रेमचंद ने अपनी कथा साहित्य में हर वर्ग की स्त्री की स्थिति को, उसके शोषण को, उसके ज्ञान को, उसके अधिकार को, उसके ममत्व को, उसकी करुणा को, उसके प्रेम को, उसकी संवेदनाओं को, उसकी आस्थावादिता को शाब्दिक अभिव्यक्ति दी। उन्होंने स्त्री के पुत्री, प्रेमिका, सती, कुल्टा, पत्नी, माँ आदि आदि अनेक रूपों का चित्रण किया है। प्रेमचंद अपने कथा साहित्य में अपनी स्त्री पात्रों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास होते हुए भी दिखाते हैं। यह विकास एक क्रमिक विकास है जो ब्रजरानी से आरंभ होता है तथा नोहरी और धनिया जैसे पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ता है। ये सभी पात्र अपने अपने वर्ग की धारणाओं, चरित्रों और नैतिकताओं को व्यक्त करने में सफल रहे हैं। यदि प्रेमचंद के कथा साहित्य को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उनके स्त्री पात्रों को हम 3 प्रकार की श्रेणियों में रख सकते हैं। पहली, शहरी प्रबुद्ध वर्ग की स्त्रियां। दूसरा, किसान वर्ग विशेष की स्त्रियां। तथा तीसरा, जमींदारी वर्ग की स्त्रियां। कहीं न कहीं ये तीनों प्रकार की श्रेणियों के सामाजिक धरातल में एक प्रकार की समानता भी देखने को मिलती है, और यह समानता रही वर्तमान सामंती व्यवस्था के अंतर्गत बैठी आर्थिक व्यवस्था। प्रेमचंद के अधिकाधिक स्त्री पात्र सामंती वातावरण में सांस लेते हुए हम देखते हैं, चाहे वह सुमन हो या फिर निर्मला, गायत्री हो या फिर सिलिया, ब्रजरानी हो या विलासी, प्रेमा हो या फिर झुनिया, सुधा हो या फिर धनिया, सुमित्रा हो या फिर मुन्नी, और पूर्णा हो या फिर नोहरी। ये पात्र सब इसी धुरी से बंधे हुए हैं। एक बात स्पष्ट है कि प्रेमचंद विधवा समस्या को अपने पात्रों के माध्यम से पाठकों के बीच रखते हैं। विधवा समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे उनकी समस्त वर्गों की स्त्रियां जूझती हुई दिखाई दी गई हैं। ब्रजरानी विधवा हो गई, प्रताप से प्रेम करने के बावजूद उससे विवाह नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ पूर्णा भी विधवा है, अतिशय जवान सुंदरी है। गायत्री भी यौन रूप से असंतुष्ट, अतृप्त विधवा है। और अगर झुनिया की बात करें तो झुनिया भी एक विधवा है, किंतु उनको उपरोक्त प्रेमचंद को
उपरोक्त पात्रों की भांति इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। गौर करने की बात है कि विधवा समस्या समाज में व्याप्त दूसरी समस्याओं के साथ गूढ़ रूप से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद प्रतिज्ञा में सुमित्रा नामक पात्र के मुख से कहलाते हैं कि स्त्रियों की दयनीय अवस्था का कारण यह है कि पुरुष कमाते हैं और हम कमा नहीं पाती। वैज्ञानिक शब्दों में उत्पादन कार्यों में स्त्रियों का कोई भी प्रत्यक्ष सक्रिय हाथ नहीं है। वर्ग विभाजित समाज में मेहनतकश समुदाय शोषित व निर्भर हैं, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं है। मानव के इतिहास में, ध्यान दीजिएगा, मानव के इतिहास में जब से पूंजी का उदय हुआ, साधनों पर पुरुष का अधिकार हो गया और परिवार भी पुरुष प्रधान बन गया। पर धीरे धीरे स्त्री अपनी स्वाभाविक पारिवारिक शासक की स्थिति से गिरती गई। स्त्री समाज की अवस्था में उत्पादन अधिकारों में परिवर्तन के साथ ही सुधार हो सकता है। पूर्णा का उत्पादन में कोई हाथ नहीं है, किंतु धनिया जमीन पर मेहनत करती है। इसलिए भले ही पूर्णा शहर में रहे, नई नई बातें सुने, किंतु उसके अनुपात में धनिया का जीवन अधिक स्वतंत्र है। प्रेमचंद स्त्रियों की समस्याओं को काफी शक्तिशाली रूप से उपस्थित करते हैं। वे सामाजिक कुरीतियों व शोषण के खिलाफ संघर्ष भी करती हैं, किंतु स्त्री यह संघर्ष अपने तर्क संगत स्तर पर पूर्ण रूप से पहुंचा नहीं पाती। सुमन विद्रोह करती है, किंतु दार्शनिक धार्मिक दलदल में फंस जाती है। विधवा पूर्णा अपने वर्ग के जीवन के झूठे मूल्यों से बंधी है। उसमें यौन की चाह है, किंतु विवाह करने की क्षमता नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से उसके चरित्र का तार्किक विकास वनिता आश्रम की तरफ ही जा सकता है। जिन चरित्रों में सामाजिक शक्ति है, वे विधवाएं विवाह ही नहीं कर सकती, बल्कि इस समस्या पर अधिक सोचती तक भी नहीं। जीवन के अन्य कार्यों की भांति विवाह का कार्य भी हो जाता है और उसके साथ उनके अन्य कार्य भी चलते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि प्रेमचंद के स्त्री पात्र सामाजिक यथार्थ से बंधे हुए हैं। जीवन के कड़वे अनुभव प्रेमचंद के स्त्री पात्रों को संघर्ष के पथ पर धकेलते हैं। सुमन, सुधा आदि सामाजिक शोषण से टकराती स्त्री पात्र हैं। यह संघर्ष भी इन पात्रों के सामाजिक स्तर के अनुरूप है। जीवन स्थितियां सुमन को धनिया का चरित्र नहीं दे सकती। दोनों के जीवन भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए संघर्ष के दोनों मार्ग भी। किंतु सामाजिक वातावरण ही सब कुछ नहीं है। स्वयं व्यक्ति का मनोविज्ञान भी उसके चरित्रों को निर्धारित करता है और निर्मला इसका सुंदर प्रमाण है। सुमन अपने पति से झगड़कर घर से निकल पड़ती है। सुधा अपने लंपट पति से वैधव्य को ठीक समझती है, किंतु निर्मला के चरित्र में इतना बल नहीं है। सामाजिक वातावरण एक ही है, बल्कि निर्मला के मामले में अधिक उग्र और खराब है, किंतु सब तरह के असंतोष के बावजूद भी वह विद्रोह नहीं कर पाती। चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रेमचंद की ये बहुत बड़ी सफलता है।
प्रेमाश्रम में गायत्री जमींदारनी होने के कारण शोषक थी, परंतु स्त्री होने के कारण शोषित भी, और उस पर वह हिंदू विधवा। यौवन का जोर, यौन की उत्तेजना, उसके स्वाभाविक प्रेम को भक्ति, कृष्ण लीला व रास लीला के रूप में कपटता का उसे सहारा लेना पड़ता है, वह विवश हो जाती है। गायत्री के चरित्र द्वारा प्रेमचंद यह बतलाने की कोशिश करते हैं कि जमींदारनी होने के बावजूद स्त्री होने के कारण वह शोषित और पीड़ित रही। कुछ अंशों में यदि बात देखें, ध्यान से देखें, तो कुछ अंशों में श्रम करने वाली किसान मजदूर स्त्रियों से वह अधिक पीड़ित थी। स्वामिनी गरीब है किंतु फिर भी प्रेम करने में स्वतंत्र। स्वामिनी एक और पात्र है, गायत्री को यह अधिकार नहीं है। वहीं इसी उपन्यास में एक अन्य स्त्री चरित्र विलासी उभरती है। विलासी परंपरागत रूढ़ियों में जकड़ी हुई है, नासमझ है, भोली भाली शांत किसान गृहिणी। विलासी को जुर्म के हाथों ने ही बरबस विद्रोहिणी के राज सिंहासन पर ला बिठाया। एक पंक्ति वहाँ से उद्धृत कर रही हूँ, तू हट जा दाढ़ी जार। जब वो अंत में कहती है तो विलासी के ये शब्द प्रेमाश्रम को क्लाइमैक्स पर पहुंचाने की आखिरी सीढ़ी हैं। उसकी सहनशीलता में भूचाल आ जाता है। यथार्थ जीवन और उसके वास्तविक कटु अनुभवों ने विलासी को सब्र की शिक्षा दी। जब से विलासी ने होश संभाला है, उसने हमेशा बेगार तथा जुल्म देखे हैं और जुल्म सहे हैं। उसको भी बेगार जुल्म से क्रोध आता है, किंतु क्रोध में वह अपना धैर्य, बुद्धि, स्थिरता कुछ नहीं खोती। वह अंधी नहीं होती। क्रोध का परिणाम हमेशा उसकी आंखों के सामने रहता है। अब प्रेमचंद विलासी जैसे पात्र के माध्यम से एक भोली भाली परंपरागत नियमों को ब्रह्म वाक्य समझने वाली युवती को इस जुल्म में विद्रोहिणी बना देते हैं। उसके चरित्र में कहीं पर भी उच्छृंखलता, क्षोभ, ईर्ष्या, मक्कारी, पाखंड हमें देखने को नहीं मिलता। संक्षिप्त में कहूँ तो उसका चरित्र ठोस है, एक प्रकार से सीजा हुआ चरित्र है। धान की तरह उबलते पानी में उछलता कूदता नहीं, पूर्ण रूप से पका चरित्र प्रेमचंद पाठकों के सामने विकसित करते हैं। एक और उपन्यास प्रेमचंद का बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास कर्मभूमि। कर्मभूमि की एक पात्रा है मुन्नी। मुन्नी परंपरागत पाखंड व सनातनी विचारों से जकड़ी अवश्य है, किंतु जीवन के अनुभव उसको शीघ्रता से उन्हें तोड़ डालने का सबक सिखलाते चलते हैं। वह एक नई मंजिल की ओर बढ़ रही है, जहाँ उसकी इज्जत, उसका प्यार, मातृत्व, उसकी मेहनत और बुद्धि सुरक्षित रह सकेगी। ये सब बहुत माइन्यूट डिटेलिंग है, बारीकी से प्रेमचंद ने इन किरदारों को उभारा है। इसी उपन्यास में एक और किरदार है सलोनी। सलोनी गांव की काकी है। उसने जिंदगी में सब तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। भूख, दरिद्रता, अभाव, जुल्म, पीड़ा, सब कुछ देखा है। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में आए और नमक की भांति मिल गए। अभावों और जुल्मों ने उसकी कमर को अवश्य तोड़ा, किंतु वे उसके दिल को छोटा नहीं कर सके, उसके आत्मसम्मान को दलित नहीं कर सके, उसकी आत्मा को दबा नहीं सके।
दूसरे शब्दों में यदि कहूँ कि जुल्म के इस तांडव नृत्य में वह दुबक कर अपने झोपड़े में जाकर बैठ जाती, वह प्रेमचंद के लिए मान्य नहीं था। उसके शरीर के रोम रोम से प्रेमचंद ने जुल्म के खिलाफ बगावत की आवाज़ लिखी। उसकी आत्मा जुल्म के आग में तपकर कुंदन की भांति और प्रज्वलित हो गई और उसके मुंह से हाय तक न निकली। ऐसे पात्रा सलोनी का निर्माण, चरित्र निर्माण प्रेमचंद अपने सफल हाथों से करते हैं। प्रेमचंद सलोनी के चरित्र से पाठकों के सामने यह स्पष्ट करते हैं कि शोषण, भूखमरी, गरीबी, जुल्म, दमन, कोई भी हिंसक शक्ति जनता के जीवन को नष्ट नहीं कर सकती। उसकी कोमलतम भावनाएं, उनके उदात्त संवेग, जीवित रहने की इच्छा, अपनी मेहनत की सृष्टि खड़ी करने की आशा को कोई नहीं मिटा सकता। मनुष्य की भोली भाली, सरस, अबोध, निष्कपट, निस्वार्थ प्रेम, वात्सल्य और करुणामय चिर नवीन आत्मा सलोनी के बुढ़ापे में व्याप्त है, जो इतिहास के जघन्य से जघन्यतम क्षणों में भी जीवित रही है और आगे भी जीवित रहेगी। इसी जिजीविषा बोध के साथ सलोनी का यह किरदार निर्मित होता है। प्रेमचंद के उपन्यासों में जब भी स्त्री पात्रों का उल्लेख होगा, गोदान जैसे उपन्यास की चर्चा होनी अवश्य है। इसी गोदान में एक चरित्र उभर कर आया, आदि से लेकर अंत तक, धनिया का। मन्नू भंडारी जी इस चरित्र के विषय में कहती हैं कि होरी के चरित्र द्वारा जो कुछ भी बाहर प्रकट होता है, उसके आंतरिक देवता का उसके साथ कोई मेल नहीं, वह तो ठीक उससे उल्टा है। परिस्थितियों से बाध्य होकर हर नए क्षण उनके हर नई संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले किसान का नाम होरी है, और होरी का यह आंतरिक स्वरूप जो वर्तमान बिरादरी के अन्याय, अत्याचार के प्रति अलग से विद्रोह की भावना रखता है, उसी का नाम धनिया है, अर्थात धनिया अर्थात क्रांति। प्रेमचंद द्वारा लिखित दर्जनों उपन्यास, जिनमें प्रायः भारतीय नारी की दुर्दशा, तो कहीं सबलता, तो कहीं सशक्त रूप, और तो कहीं समाज में व्याप्त रूढ़ियों को तोड़कर समाज में एक नया आदर्श स्थापित करती हुई दृढ़ छवि वाला रूप प्रस्तुत किया गया। प्रेमचंद के उपन्यासों की नारी पात्रों ने पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि कई समस्याओं को भोगा है, उन्हें जिया है, सवाल भी उठाए हैं। अनमेल विवाह हुई स्त्री अपमानित भी हुई है, नौकरानियों से भी निम्न स्तर व्यवहार उनके साथ किया गया है, समाज में बेटियां बोझ की तरह महसूस की गई हैं। यह सारी कुरीतियां हमें प्रेमचंद के साहित्य में स्पष्ट रूप से उभार कर दिखाई गई हैं। प्रेमचंद ने नारी की स्थिति सुधारने के लिए उसका आत्मनिर्भर होना स्वीकार किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी पात्राएं प्रेमिका, विधवा, माता, परिणीता, मेहनतकश, वेश्या और समाज सेविका जैसे कई रूपों में अपनी अमिट छाप छोड़ती है। जहाँ वर्तमान और भूतकाल की विषम स्थितियों के दर्शन उनके उपन्यासों में होते हैं, वहीं भविष्य को भी काफ़ी आगे तक उनके पात्रों के माध्यम से दिखाया गया है। अतः उनके उपन्यासों में नारी पात्र स्त्री विमर्श का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम रही हैं।